डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ और जमहूरियत सकी बहने। आपके बड़े ऑफिशियल को मैं नाम नहीं लेता कि गले ना पै जाए। अभी कोई मेरी बात नहीं मान रहा। इंडिया 1 मई को जब हम जंग खेल रहे थे, एक जंग और भी हो रही, उस दिन 25 करोड़ लोग हड़ताल पे थे इंडिया में। किसी अखबार ने नहीं चलाया। अगर अभी खेल खत्म नहीं हुआ, 95% चांस है कि इंडिया 2-3 महीनों में दोबारा हमला करे। पाकिस्तान ने उनकी सारी इंस्टॉलेशन जैम कर, एक जहाज दूसरे जहाज को देख नहीं सकते, नीचे से गए, इन्होंने अपने रेडार नहीं खोले। लिहाजा पता तब लगा राफेल को जब वो हिट हो। हमने आपको नौकरी दे रखी है वजारत की, आपकी गाड़ी का पेट्रोल हम डलवा, बच्चे की फीस हमारे पैसों से जा, बिजली फ्री है। आप 45 और 47 की जरूरत आपको नहीं रहेगी। जिस दिन इस मुल्क के हर आदमी को प्लाट मिलेगा उस दिन हम भी ले लेंगे। कितनी बेगैरती और बेशर्मी। सारा शहर पुटे का वो कह रहे हैं जी दवा करो, कोई इलाज नहीं, कोई घर नहीं, आप अपना इलाज करा लो, ये बड़ा जरूरी है असला बनाना। हम ये बम बना के लोगों को मारेंगे। तो कितना माल बनाना जी। दुनिया बेसिकली ऐसा पागल खाना बन चुकी है कि जिसको चला भी पागल ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। लेकिन ये अनदर पॉडकास्ट नहीं है, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ा सा इमोशनल हूँ, क्योंकि जिन लोगों को आप ज़िंदगी में देखते हैं उनसे आप चीज़ें सीखते हैं और उनका काफ़ी वाइटल रोल होता है आपकी ज़िंदगी में। तो वो लोग जब आपके सामने बैठे हों तो डर भी होता है और इंसान कांपता भी है कि यार ये इन लोगों के साथ मैं कैसे सोच सकता हूँ। तो इनको दूर से देखते थे। तो मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सईद काजी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के अगर पूछें तो मेरे ख्याल से अगर जर्नलिज़म पूछें होता क्या है तो काजी साहब से बेहतर किसी को नहीं पता, ऑनेस्टी के साथ। और हमें कोई कहते हुए भी शर्म नहीं आती। तो ये एक सिलसिला शुरू हो रहा है काजी साहब के साथ पॉडकास्ट की सीरीज़ का, जिसके अंदर मैं सिर्फ यस नो ही करूँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हो सकती काजी साहब से बातें करने की। काजी साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात कि आपका जो ऑरा है वो मेरे लिए एक ख़ास अहमियत का हामिल है कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। पंच लाइनें आपकी चोरी कर करके अपने पॉडकास्टों में डाली, बड़े बड़े क्लिप चलाए, आपको देखा। लेकिन उसके साथ साथ एक, क्योंकि ये चीज़ जब स्टार्ट हो रही है तो मैं आपका हाल पूछने से पहले आपका एक वाक़या शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो इस टाइम पे बताना, क्योंकि मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट है। मेरे साथ एक, जिसको कहते हैं ना, एक वन एंड ओनली लेजेंडरी, वो सबको पता है काजी साहब कौन है, मेरे साथ बैठ रहे हैं। तो इससे ऑनर की बात मेरे लिए कोई नहीं है। और अब हम एक रेगुलर सीरीज़ चलाएँगे जिसमें काजी साहब का बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है और मैं उसके अंदर सिर्फ एक एज एन को होस्ट इसको करूँगा, या मैं इसको होस्ट करूँगा और काजी साहब हमारे मेन इसके अंदर गेस्ट होंगे। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई थी काजी साहब, तो मैं एक ऐसे ट्रॉमा में था कि मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मुझे लगता था कि अब ना कुछ भी नहीं है, काफ़ी चीज़ों से बिलीव ख़त्म हो गया। लेकिन उस टाइम पे वो क्या ऐसी चीज़ें थी, वो क्या ऐसे वर्ड्स थे जिससे आपको पता था कि कंसोल कर लेते हैं इंसान को। तो आपने मुझे बहुत ज़्यादा कंसोल किया। नहीं, उसमें पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है इस लॉस, ये इर्रेपरेबल लॉस होता है। ये लॉस कभी रिकवर नहीं होता। आपको सब्र आ भी जाए तो फिर कहीं दूर आखिरी उम्र की आखिरी हद तक ये हॉन्ट करता है। लेकिन एक सिस्टम है, टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर एंड लाइफ हैज़ टू गो ऑन। जिस तरह कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, तो शो गोज़ ऑन। वो दर्द रहता है, फिर वो मीठी याद बन जाती है, फिर वो मीठा दर्द रहता है। कभी तल्ख भी होता है, कभी रुला भी देता है, कभी चेहरों पे मुस्कुराहट ले आता है। तो हमें जो है वो, मुझे चार्ली चैपलिन की बात याद आती है। जब वो गालबन 57 साल के थे तो उन्होंने कुछ 16-17 साल की लड़की से शादी की थी। तो वो चार्ली चैपलिन कहते हैं कि मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा, तुम मुझे मरना सिखाओ। तो इसलिए जो है वो हमें जीना मरना सीखना पड़ता है। काजी साहब, मैं क्योंकि ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये हम एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है ये, काजी साहब स्टार्ट कैसे हुआ जर्नलिज्म का? आई स्टम्बल्ड इनटू इट, जिसे कहते हैं ना, मैं कुछ नहीं था, एक डिग्री थी जेब में एमए इंग्लिश की और बेरोज़गारी का आलम था। तो हमारे दोस्त थे एक अब्दुल रऊफ़ साहब, जो अंग्रेज़ी भी पढ़ाते थे एफसी कॉलेज में। तो उनको मैंने फ़ोन किया और ये एक अजीब व गरीब वाक़या है। ये ऐसा वाक़या है कि बिल्कुल हकीकत है। मैंने अपने एक दो दोस्तों से कहा कि यार मेरे साथ चलो, और मेरा सामान मैंने एमए कर लिया है। एक दोस्त के पास गाड़ी थी, ज़ाहिर हमारे पास तो गाड़ी नहीं थी, देखने को बहुत थी जो सड़क पे गुजरती थी, अपने पास अलबत्ता नहीं थी। तो मैंने कहा गाड़ी ले आए आप। तो वो गाड़ी ले आए, तो वो मैंने सामान रखा, किताबें रखी, और YMCA में मैं रहता था। तो YMCA से आगे निकले तो GPO से मैंने सोचा अब ये इधर स्टेशन मुड़ेंगे और वहाँ से मैं एक वैगन में बैठूँगा या बस में बैठूँगा। तो वहाँ से भी गाड़ी आगे चली गई। जब आगे चली गई
तो मैंने कहा चलें भाई, ये चेयरिंग क्रॉस से मुड़ जाएंगे। तो चेयरिंग क्रॉस से भी गाड़ी, मैं कहा यार वो साहबजादा साहब थे, वो तैर साहब हमारे दोस्त हैं, अब भी अल्लाह ताला से ज़िंदगी दे। उन्होंने कहा काई साहब आप चकवाल नहीं जाएंगे। अच्छा, वो अच्छी बड़ी फैमिली के थे, एक साहबजादा फारूक अली जो हमारे स्पीकर थे 1973 का, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उनके बदले। उन्होंने जनाब मुझे घर दिया, एक AC वाला कमरा उस ज़माने में दिया। तब ये इन्वर्टर नहीं होते थे, तब तो वो दीवार वाले थे जी। तो मैं अब बैठ गया, मैं यार मैं यहाँ क्या करूँगा। आई कॉल्ड माई मॉम एंड आई टोल्ड भाई मैं आज आ रहा था, आज मैं नहीं आऊँगा। मीनवाइल ऐसे ही मैंने फ़ोन घुमाया रऊफ़ साहब को, तो उन्होंने मुझे कहा किधर हो। मैं कहा जी इधर लाहौर में हैं और बेरोज़गार हैं। उनका जंग अखबार आ जाए। हम गए, एक सफ़ेद कागज़ उन्होंने हमारे सामने रखा और 1500 रुपये की तनख्वाह लिखी जंग में और हमारा वो स्टार्ट हो गया। नहीं कैसे उस टाइम का 1500 आज का कितना होगा? देखो यार, उस ज़माने में 17 ग्रेड की तनख्वाह 3000 होती थी। ओके। तो दैट वाज काइंड ऑफ एक इंटर्न के पैसे थे वो, लेकिन मेरे लिए उस वक्त वो बहुत पैसे थे। जंग जैसा इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन मुझे मिला और वो जंग से हमने बड़ा सीखा। मैं फीचर राइटर था वहाँ पे, फिर मैं वहाँ एडिशन इंचार्ज हुआ, फिर उनके अंग्रेज़ी पर्चे में चला गया, फिर मैं अंग्रेज़ी पर्चे में उनका एक एडिशन इंचार्ज बन गया, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। चलें कैसे, ये तो सबको पता है, लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं एग्जैक्टली कि कहानी चल क्या रही है, जिसके आप बादशाह हैं। बादशाह तो आप बेशुमार चीज़ों के हैं, लेकिन मुझे अभी ऑफ कैमरा आपसे कुछ चीज़ें सुनने का मौका मिला और एक आपने बड़ी ख़तरनाक चीज़ बोली। आपने कहा कि AI जो है वो इलेक्शन मैनिपुलेट कर रहा। अरे भाई ये इतना बड़ा स्कैंडल बन गया और मैंने 2-3 रिपोर्टें इस पर पढ़ी और बड़े अखबारों में पढ़ी कि जो पिछले दिनों में रोमानिया का इलेक्शन था जी, वो पता चला कि AI को इस्तेमाल करके लोगों की जाली और फेक वीडियोस बना के और उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए इस तरह पब्लिक ओपिनियन को तब्दील किया कि जनाब जो इलेक्शन था रोमानिया का वो रोक देना पड़ा। और जो साहब सदर मुंतखब हो गए थे इस वक्त उन पर केस है और मुमकिन है गिरफ्त अंदर है गालबन। ओके। अच्छा, वो अब AI कैसे इस्तेमाल हो रही है? जो पब्लिक ओपिनियन है उसको तब्दील, पहले भी पब्लिक ओपिनियन के लिए प्रोपेगेंडा होता था, जर्मनी के ज़माने में गोएबल था, ये था, मगर अब तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी बन गई है। और मैं हैरान हो गया और बहुत सी तंजीमों ने बताया कि कैसे जो है ये जो ट्रंप का इलेक्शन था पिछला, उसमें थैंक यू, उसमें जो है वो कैसे जो है इल्ज़ाम लगा के रशिया ने उसको तब्दील। ये मैं पहले समझा यार ये फजूल। अब कल मैंने 2-3 आर्टिकल इस पर पढ़े तो भाई ये कितना बड़ा टूल बन गया है कि यू कैन स्विंग द पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट समवन और या किसी के हक में कर सकते हैं। तो अब इसकी पेशबंदी के लिए इदारे बनाए जा रहे हैं कि भाई वैसे तो बात ये है इलेक्शन कब ठीक होते हैं। इलेक्शन तो जो है वो मनु भाई का मिसरा था ना, पता नहीं मुबारक, उसका मतलब ये था कि खाली वोटों के डिब्बे जो है वो मुबारकबाद लेते रहते हैं ये उनका थी ना, अजय क़यामत नहीं आई। तो पहले ही खैर से इलेक्शन जो है वो रूलिंग इशराफिया अपने हक में उसको करती है किसी तरीके से भी, लेकिन अब सोफिस्टिकेटेड काम आ गया, डिसेंट। अब 45 फॉर्म 45 और 47 की ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। आप AI इस्तेमाल करें, आप लोगों के जहन बदल के रख दें और किसी को डिमोनाइज कर दें, किसी को विलन बना दें, किसी को हीरो बना दें। अच्छा, तो ये AI का इतना ख़तरनाक किरदार होने वाला सोसाइटी के अंदर हो चुका है, यानी कई इलेक्शन जो हैं वो उनके ऊपर सवालिया निशान हैं और उसमें वो बता रहे हैं कि तकरीबन 2024 में इलेक्शंस का साल था, हर जगह इलेक्शन हुआ और मैक्सिमम इलेक्शन जो है उसमें वो कहते हैं कि जी वो असूलों को तहबाला करके और इस टेक्नोलॉजी का नाजायज़ इस्तेमाल करके रिजल्ट्स लिए गए। तो काजी साहब दुनिया कहाँ पहुँचेगी फिर अब? देखो यार दुनिया जो है ना, इसमें मैं एक आपको बात बताऊँ, दुनिया एक तरफ देखें तो आंखें खीरा हो जाती हैं, दूसरी तरफ देखें तो हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ना वो दुनिया के जो चंद लाख या चंद हज़ार बंदे हैं वो उनके मफाद में होती है। रेलवे बनी, रेलवे आज़ाद हुई तो जनाब पता चला जी कि जी मुनाफे तो सरमाएदारों के बढ़ेंगे। इंटरनेट अमेरिका ने बनाया था फ़ौज के लिए, बाद में उसे नहीं पता था पब्लिक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आज वो उनके लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वक्त टेक्नोलॉजी की जो सबसे बड़ा अजाब है वो बजाय वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन के वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में चली गई है। वो कितना माल बनाना जे कि यानी इस वक्त अमेरिका में 8 बंदे हैं जिनकी दौलत आधे अमेरिकनों से ज़्यादा है। 8 पीपल ओनली, पूरे अमेरिका से ज़्यादा, पूरे अमेरिका से ज़्यादा है। ये एक बीमार अहद है, ये एक ऐसा अहद है कि जिसमें यार ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ये बड़ा अच्छा प्लेटर खा लिया,
मैं कितने प्लेटर एक टाइम तक खा सकना, वो खुदा का खौफ करो। और एक मैं और भी इसकी मैं एक और आपको डायमेंशन दूँ, बड़ी दिलचस्प है आपकी। डेवोस में हर साल दुनिया के इस ग्लोब के मालकान इकट्ठे होते हैं, बड़े सरमायादार उतर खलोते हैं। वहाँ से एक खबर आई जिसको मैंने टीवी पे बात की, खबर आई कि जितने दुनिया के बड़े बड़े सेठ हैं ये इतने खौफजदा हैं कि ये नॉन डेस्क्रिप्ट ऐसी जगह जिनके बारे में दूर दूर जजीरों में घर ले रहे हैं कि अगर आवाम बिलबिला के बाहर उठी तो ये तो हमारी बोटियां नोच लेगी। इन्होंने ये घर लेते हैं, ये जजीरे खरीद लेते हैं और किसी को नहीं पता होता कि यहाँ कौन रह रहा है। ये डिवोर्स से खबर निकली बाकायदा, अच्छा, कि जनाब ये ऐसी जगहों पे घर ले रहे हैं कि जहाँ इन्हें पहचानता कोई ना हो। फिर आपको पता है कि बहुत एक और बड़ी अमेरिका में जो डेवलपमेंट हुई है वो क्या है, बड़े बड़े सरमायादार बंकर बना रहे हैं। ओके, बंकर बना रहे हैं कि उसके अंदर रहेंगे, अगर यहाँ एटमी जंग हो जाती है या ये हो जाता है तो क्या है ये तरक्की, ये क्या जिंदगी है? मुझे बताएं, अभी इजराइल की जंग हुई, सारा तल अवीव जो है बेचारा वो बंकरों में चला जाता था, बच्चे छोटे छोटे माओ से की कर रहे हो साढ़े नाल। तो ये दुनिया बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि इट इज़ अ मेंटल असाइलम टेकन ओवर बाय इनमेट्स, यानी एक ऐसा पागल खाना बन चुकी है कि जिसको चला भी पागल ही रहे हैं। कैसे वो रात को आपसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो आपने बताया कि अमेरिका का डाउनफॉल शुरू हो गया, लेकिन हम तो सुनते हैं अमेरिका बहादुर, जो अमेरिका जैसे चाहेगा वैसे होगा। देखें, डाउनफॉल जब मैं ये कहता हूँ वो ये नहीं कि आज फौत हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन एम्पायर जो है वो बिखर रही है। और ये हम नहीं कहते, आप डगलस मैकग्रेगर, उनका बड़ा एक मशहूर दानिशवर है, उसको सुन लें, और उनके जो एकेडमिक्स हैं। अमेरिका बहादुर जो है, मैं इसकी 2-3 मिसालें दे देता हूँ आपको। अमेरिका का जो डॉलर है वो सेंट्रल बैंक्स में वो तकरीबन 73% उसकी 73% बैंकों में जो डॉलर थे ना वो 73% डॉलर थे, अब 59% रह गए, ये 58-7% पे चले गए। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। लेकिन बात यह है कि वो आपको पता है एक फिल्म थी बड़ी मशहूर, क्लासिक फिल्म थी, फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। जी जी जी। उसकी जब फिल्म ख़त्म होती है तो उसके आखिर में एक टाइटल चलता, एक कुछ तहरीर होती है, वो कहती है कि दुनिया की कोई भी तहजीब या जो एम्पायर थी वो उसको किसी इन्वेडर ने तबाह नहीं किया, किसी हमलावर ने तबाह नहीं किया, जवाल उसके अंदर से फूटा है। तो उसके जवाल की सबसे बड़ी निशानी खुद ट्रंप साहब हैं, एलन मस्क साहब हैं, और वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और वहाँ पे हज़ारों शहरों में पिछले दिनों 2001 शहरों में हज़ारों लोग बाहर निकले। और सबसे बड़ी बात मैं अमेरिका के बारे में बताऊँ, 2 कवानीन बने हैं अमेरिका में। 25 यानी मिलियन लोग, 2.5 करोड़ लोग जिनके पास पासपोर्ट हैं, उनके ऊपर एक महकमा लगा दिया गया है कि इनकी ज़रा चेकिंग करो और किस किस से वापस लेना और किस से वापस नहीं लेना। नॉट ओनली दैट, एक और बहुत बड़ी उनकी IT कंपनी है जिसको ठेका दे दिया गया है कि हर अमेरिकी को चेक करे। मुझे लगता है ट्रंप साहब वहाँ बादशाहत का ऐलान करने वाले हैं कि भाई हर ये फेसबुक पे क्या करता है, ये बंदा जो है ये ट्विटर पे क्या करता है, इसके नज़रियात क्या है। तो जो पूरी दुनिया है, ये जो सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी, ये इलेक्शन होता है बार बार और बीच में से सुनहरी डेमोक्रेसी निकलती है ना, बीच में से शहबाज शरीफ साहब निकलते हैं, ट्रंप साहब निकलते हैं, मैक्रॉन निकलता है, वो कीर कार्बर निकलता है। लिहाजा आजकल यही सामान निकल रहा है। और आई थिंक दिस इज़ एन एज जिसमें जो लिबरल डेमोक्रेसी से कहते हैं, यानी सरमायादारी निज़ाम और उसके नीचे एक डेमोक्रेसी जो बेसिकली बड़े कारोबारी तबकात के हाथ में होती है। बल्कि मैं ये कह दूँ, अगर मैं ये कह दूँ तो गलत नहीं होगा कि बेसिकली ये दुनिया जो है, इसे यूँ कह लें कि सेंट्रल बैंकर्स क्राइम सिंडिकेट है एक। क्या बात है। वो जंगें कराता है, जंगें बंद कराता है। और मैं एक और आज आपको खबर देता हूं, कोई नहीं देगा आपको। एक और काम शुरू हो गया यूरोप में। यूरोप में एक मुल्क है बेल्जियम। बेल्जियम में एक ऑडी की फैक्ट्री थी जी। ऑडी की जो फैक्ट्री थी वो पता चला कि बंद हो गई है। ठीक है। जब क्या हुआ, उनका यहाँ अब असला बनेगा। अच्छा। अब यूरोप अपने और वेलफेयर स्टेट, जहाँ जो होता ना, यूरोप का बड़ा नाम था यार, वो इलाज कराते थे, घर देते थे। अब वो कह रहे हैं जी ये दवा कराओ, कोई इलाज नहीं, कोई घर नहीं, आप अपना इलाज करा लो, ये बड़ा जरूरी है असला बनाना। ठीक है। हम आपको इलाज के पैसे दे के आप नहीं बचाएंगे, हम ये बम बना के लोगों को मारेंगे। मगर ये बड़ा इसका डिट्रीमेंटल होगा। वहाँ यूरोप में आप ऑलरेडी तहरीकें, पिछले दिनों आपने फ्रांस में देखा येलो वेस्ट की तहरीक थी, अभी आपने देखा इसमें कौन सा मुल्क है मशरकी यूरोप का, सर्बिया, वहाँ पे आपने मूवमेंट देखी। मूवमेंट तो खैर यहाँ भी बन रही है भाई, बांग्लादेश में क्या हुआ, ये श्रीलंका में क्या हुआ। और मेरा ये ख्याल है कि अगला मुल्क जिसमें अवाम फट पड़ेंगे वो इंडिया। अभी कोई मेरी बात नहीं मान रहा,
लेकिन वो इंडिया है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया 1 मई को जब हम जंग खेल रहे थे, एक जंग और भी हो रही थी, उस दिन 25 करोड़ लोग हड़ताल पे थे इंडिया में, किसी अखबार ने नहीं चलाया। 1 मई को 25 करोड़ लोग इंडिया में हड़ताल पे थे, बैंकर्स उनके मेहनत का सारे हड़ताल पे थे, किसी ने खबर सुनाई नहीं। बमों की खबर सुना रहे थे, ये बम चल गया है, ऐ चल गया है। तो मगर मैं ये बता रहा हूँ कि हम जमीन आपके सामने की बात है ना, जो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर गया, जो ये कहते थे ना, और मैं वायद यानी कहता था कि इस तरक्की का हशर देखना। आपने देखा क्या था, वो क्या नाम था, हसीना वाजिद के बेडरूम में बैठ के उसका फ्रिज खोल के खा रहे थे। मगर अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ, वो मोहम्मद यूनुस के ज़रिए इस निज़ाम को बचाना चाहते हैं जी, और वो इलेक्शन नहीं करवा रहे जी जी। तो ये दुनिया एक आगे कदम रख चुकी है। इंडिया वाला जो सीन बताया आपने, फर्स्ट को जो हड़ताल थी, तो ये कोलैप्स करेगा इंडिया? देखिए ना, मोदी इस वक्त डिप्रेशन में है। मोदी ने जो अपना डेमी गॉड बनाया हुआ था, एक तो मैं बात मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भुरकस निकाल दिया उनका, ये बिल्कुल बात मैं इसको। दूसरा ये कि वो जो उसका था ना जी, ओ 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन रही है, खोखला खाली, जो इकॉनमी गरीब को रोटी ना दे सके और रोज 2-4 अरबपति पैदा करे, वो कोई तरक्की नहीं होती। GDP ग्रोथ कोई चीज़ नहीं होती। अमेरिका इंडिया सिर्फ एक अरबपति। अडानी कैसे अरबपति बना? अडानी को 0 इंटरेस्ट रेट पे गुजरात का जब वजीर आला था ये मोदी, इसने 0 इंटरेस्ट पे कई हजार करोड़ का कर्जा दिया, और अब ये इसके इलेक्शन के जो जहाज हैं वो अडानी देता है। अब अडानी पे केस है, वैसे अमेरिका नहीं जा सकता, गया तो अंदर हो जाएगा, क्योंकि उसके इनसाइडर ट्रेडिंग के उस पर इल्जामात है। तो ये तरक्की सारी जाली तरक्की है, ये फैब्रिकेटेड थी सारी। बस तरक्की 80 करोड़ आदमी को 5 किलो का एक बैग मिलता है, खैरात देता है मोदी, राशन कार्ड जो, तो इसका मतलब है कि उसने 80 करोड़ बेकारी पैदा कर दी है। ये तरक्की होती है? तरक्की तो ये होती है कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, इज्जत की रोटी खाएं। हम बेकारी हैं। तो अब वो सारी तरक्की, उसने जो ये पहलगाम वाला वाकया हुआ, गलत हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। आइंदा भी जो होगा, हमारा भी जाफर बहुत हमें तकलीफ हुई, मगर ये कि जो उसने ये कि अब वो क्या कर रहा है। अब मेरी खबर ये है, और हमारे पाक फौज की भी ये खबर है, उनकी असेसमेंट है कि 95% चांस है कि ये अगले 2-3 महीनों में दोबारा हमला करेगा पाकिस्तान पे। हाँ, इंडिया। तो क्या हमारी कोई प्लानिंग होगी? बिल्कुल है। देखिए, एक बात हुई किसी को नहीं पता था, पाक फिजाइया ने 2-3 चीज़ें की हैं। एक, उन्होंने अपना स्पेस विंग बनाया है, एक उन्होंने अपना साइबर विंग बनाया है। इनको अंदाज़ा नहीं था ये जो 5-6 गिरे हैं, ये ऐसे नहीं गिरे। अच्छा, इसकी पहले से प्लानिंग थी। दूसरा, चाइना की बड़ी खुशकिस्मती थी। देखें, जहाज़ और बम आप बना लेते हैं, उनकी मूल तब लगता है उनका जब वो जंग में इस्तेमाल हो, जब पता चले कि यार इसमें इनकी औकात कितनी है। 40% जो स्टॉक एक्सचेंज थे, वो इनके असले के, चाइना के असले की उनकी कीमतें बढ़ गई, और वो बेचारा जलील और खज्जल होकर रह गया, वो जो राफेल वाला। तो मेरे ख्याल में ये फिर गलती करेगा। पाकिस्तान हैज़ अ वेरी फॉर्मिडेबल डिफेंस, होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एवं कोई बड़ा है अंदर, हमें जो है हमारे मस्जिदों पे मार दिया, सारे बेगुनाह बंदे मार के गए हैं वो। हमने तो फिर भी उनकी मिलिट्री, हमने उनको बाकायदा जैम कर दिया था। पाकिस्तान ने उनकी सारी इंस्टॉलेशन जैम कर दी थी, एक जहाज़ दूसरे जहाज़ को देख नहीं सकता था, और फिर बहुत उन्होंने काम किया। ये नीचे से गए, इन्होंने अपने रेडार नहीं खोले। अगर ये रेडार खोलते तो हमारे जहाज़ डिटेक्ट हो जाते। ये ऊपर साइबर स्पेस से उनको लिंक किया हुआ था, और एक दूसरे को बता रहे थे, लिहाजा पता तब लगा राफेल को जब वो हिट हो गए थे। हाय क्या बात, ये ऐसे हुआ। क्या बात है, मज़ा आ गया। लेकिन काजी साहब, आपने हम अपनी डिस्कशन में कहा कि ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे। मैं उधर से एक बात कहना चाह रहा हूँ, फिर हमारे इंडिया के अंदर ज़ोहरान ममदानी भी निकला, सॉरी अमेरिका में न्यूयॉर्क का मेयर बना। देखो, ये एक फिनोमेना है। कुछ अर्सा पहले अरविंद केजरीवाल बना था। अच्छा, इंडिया में? जी जी जी, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। हाँ, ये मीरा नायर का बेटा है, और ये इसके वालिद साहब प्रोफेसर हैं, और वो 5-6 किताबों के एक प्रोग्रेसिव फैमिली है। बात क्या है? बात ये है कि अमेरिका के अवाम, उन्हें ज़रा सा मौका मिला ट्रंप और उसके तबके से नफरत की इज़हार का, तो उसकी नफरत का अलामत बन के रह गया ममदानी जो है। ओके, आप ये समझे ना ये क्यों हो रहा है। और ये अभी ममदानी खेल का आगाज है, ममदानी खेल का खात्मा नहीं है। ममदानी ये बता रहा है कि इस वक्त देखें, लियोन ट्रॉट्स्की की एक बहुत मशहूर कोटेशन है जो उसने अमेरिका के बारे में कही थी।
उसने कहा था, पहले मैं अंग्रेजी में बताता हूं फिर उर्दू में बताऊंगा, उसने कहा था कि द वर्किंग क्लास ऑफ अमेरिका इज द फाउंड्री ऑफ द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, कि जो मेहनतकश तबका है अमेरिका का, ये इंसानियत के मुस्तकबिल की फाउंड्री है, यहां बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे एडवांस वर्कर है, अब वैसे चाइना भी आ रहा है, चाइना भी किसी दिन बात करेंगे, उसके बारे में बड़ी गलतफहमी है लोगों को। तो ये अब आगाज है, ये जो ममदानी है ये उस बेचैनी का आगाज है, और उससे एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज है अमेरिका में, जो तड़प रही है अमल में, अरूबा अमल में आने के लिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये इसका इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में अमेरिका को बहुत ज़्यादा मैं होगा? कहता हूँ ये आगाज है। ट्रंप कह रहा है कि उसने बयान दिया कि जो अगला इलेक्शन होने वाला है, और वो काफ़ी खिलाफ बोल रहा है उसके ममदानी के। दूसरी तो कहा है ये कम्युनिस्ट है जी, और ये है, ये वो है, वो जितनी गालियां इसको देता है वो उतनी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन वो काजी साहब, कहीं पर ये ममदानी ने वो नारा लगाया, ओए ट्रंप, सॉरी ओए नेतन्याहू, मैं तो न्यूयॉर्क में एंटर नहीं होने दूंगा। नहीं, उससे तो मैंने जहां तक गया उसने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको सजा मौत होनी चाहिए। जी जी, और उसको आएगा तो अरेस्ट कर लूंगा मैं। अब देखो ना, तो क्या ये पॉपुलर नारे नहीं है जिस तरह हमारे मुल्क में भी लगे थे एक टाइम पे? नहीं, मैं एक और बड़ी ना आपको खुद जरा ढके छुपे लफाज में एक बात बताऊं। पिछले दिनों में 2 डिप्लोमेट्स अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में गालबन इजरायली एम्बेसी से बाहर निकलते हैं, उन्हें एक अमेरिकी गोरा गोली मार देता है। ओके, इतनी नफरत है इजराइल के खिलाफ, हालांकि ये गलत है। देखो उन बेचारों का क्या कसूर था, क्यों मार? एक ऐसे वक्त में ये जो ख्वाब है कि कोई मुल्क इजराइल को इस्लामी तस्लीम कर लेगा, अरे भाई भागेंगे इससे। खुद इजराइल के अंदर नेतन्याहू पर केसेस हैं, उसको अदालत में वो उस पर करप्शन के केसेस हैं। ये उसने जंग क्यों की थी? उसने जंग इसलिए की थी कि इमरजेंसी नाफज हो और इमरजेंसी में वो गिरफ्तार ना हो सके। ये अभी रिसेंट ये जो जंग उसने की वो क्यों? क्योंकि वो मतलूब है, वो शामिल तफ्तीश करने उन्होंने उसने अपने वजारत उज़्मा के दौरान पैसे लेके लोगों को फेवर्स दिए हैं। ओके, अब उसने की जंग क्यों की? क्यों गजा के बच्चों के मारे प्यारे प्यारे फूलों के काटे? क्यों काटे? सिर्फ इसलिए कि वो अदालत से बच सके। उसे पता है वो ही अ थीफ। और यही सबसे बड़ा दुख है कि मुल्क दुनिया के बेशतर हुक्मरान जो है वो थीफ मुसलत कर दिए गए, चोर मुसलत कर दिए गए। तो यही दुनिया का अजाब है, और इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिएक्शन मुझे लगता है दुनिया में वो तैयारी पकड़ रहा है। अच्छा काई साहब, आज की खबर है, आपने शायद आपकी नज़र से गुजरी हो, हमने AI डिस्कस किया, तो एक खबर चल रही है, मैं अगर आपको वो हाँ, सुना दे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बल्कि वो कि मुझे भेजी एक दोस्त ने मेरे, जिसमें बताया कि अगर आप ये लाइन खुद ही पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी जी, ये है जी, सैमसंग एम्बेड्स इजरायली सर्विलेंस ऐप ऑन फोन्स अक्रॉस MENA या MENA। बिल्कुल है। आपको याद है ना कि जो वो थे, क्या थे, पेजर थे ना जी, जो पेजर फटे थे लबनान में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखे ना, तो ये जो मर्जी कर लें। ये देखो ना, एक जो बहुत बड़ा काम हुआ है, यानी मैं इस काम की असूली तौर पर मुखालफत करता हूँ, मगर इसका जिम्मेदार ना मैं हूँ, ना आप हैं, नेतन्याहू है। ऐसे लगता था कि तल अवीब नहीं है, गजा है। ऐसे ही है। घुस गया ना उसके अल्फता घुस गया। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या था? ये पीछे से कंट्रोल होता है, इसका रास्ता बदल जाता है। जी जी, वो आगे से उसकी जो हाँ, होती है। वो अगर उसने 35 फेंके और 5 घुस गए हैं तो काफी है ना। 90 लाख की आबादी थी। और ये जो जंग बंदी हुई है, ये जंग बंदी उनकी रिक्वेस्ट पे हुई है। कतर के PM को फोन आता है ट्रंप का कि यार हमारी मदद करो और ईरान को कहो कि आप हमला बंद कर दे। अच्छा जी सर, और ये रिपोर्ट हुआ है। ये सेम वही जिस तरह इंडिया ने मोदी ने ट्रंप को किया। मोदी ने कहा, उन्होंने उसको कहा कि ओए संत पति नहीं लग रहे, बम आंदे किधर पे ने तो जांदे किधर पे ने। एंड देन दे रिक्वेस्टेड ट्रंप ने फिर हमें कहा, और बाद में फिर उन्होंने वो जंग अरनाब गोस्वामी की बक और बकवास के जरिए जीतने की कोशिश की। जी 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 जी। अच्छा, मेरा जो 2 क्वेश्चन हैं ज़रा ऑफ टॉपिक हैं, लेकिन ज़रूरी है पूछना। मेरे अपने पर्सनल दिल के सवाल थे, एंगर मैनेजमेंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें थी, मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा। एक तो मेरा काई साहब आपसे पहला सवाल है जो स्टार्ट हो रहा है अब इस टॉपिक से रिलेटेड, कि जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट बनने का तरीका क्या? अगर किसी नौजवान ने जर्नलिज्म सीखना हो या करना हो तो क्या तरीका है? देखो यार, एक बात याद रखना, काम एक ही होता है, उसे करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका उसी काम को इबादत बना देता है, दूसरा तरीका उसी काम को लानत बना देता है। जर्नलिज्म बेसिकली इज़ अ वॉच डॉग
कि जो आइन में अवाम के हकूक़ हैं क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या हमारी अमानतें जो हैं लोग खा पी रहे हैं या नहीं खा पी रहे। मैं मिसाल देता हूँ, अब मुझे ये बताओ यार, डान में जाहिद हुसैन साहब एक कॉलम लिखते हैं जी, वो भी जाहिद हुसैन भी, देखो ना क्या जर्नलिज्म किया उसने कहा जी बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सॉरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन्होंने पूछा अपना शहबाज शरीफ साहब से कि यार ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मामला है। जब हमारे दोस्त डॉक्टर रिजवान जब दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने पूरी तफ्तीश की और हमारे इल्म में है वो क्या है, तो उनके यार ये क्या मनी लॉन्ड्रिंग की, कहते सर बकौल जाहिद हुसैन के डान में छपी हुई खबर कोट कर रहा हूँ भाई, मुझे ना पकड़ लेना। तो वो कहते हैं कि बस बच्चों से गलती होगी। अरे मैंने कहा वाह माशाल्लाह, ए रब कायनात हमें भी इतनी नेक औलाद देता तो शायद आज हम जर्नलिस्ट ना होते, प्राइम मिनिस्टर बन गए होते। तो बात ये है कि जर्नलिज्म में अब जो है ना कुछ लोगों के ज़्यादा शॉर्टकट है, तबका बदलने का ज़रिया बन गया है, एक पुल बन गया है। यानी देखो ना, हमारे ज़माने में बड़े बड़े जर्नलिस्ट हम साइकिलों पे देखते थे और वो अपना काम करते थे, बड़े बड़े क्या नाम थे लोगों के जिनके साथ हमने वक्त गुजारा। एक दिन मैंने एक जर्नलिस्ट को देखा, एक नवी चमचमाती मर्सिडीज़ थी, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, बड़ा प्यारा दोस्त है, मुमकिन है वो बिल्कुल हक हलाल के पैसे से ली गई हो, ऐसे मैं क्या अर्ज़ करूँ। तो मेरा तरा निकल गया, मेरा ख्याल कम से कम 7-8 करोड़ की गाड़ी होनी हो, तो एक कीड़ी साबित होए। और ये सारे वो लोग ने जिन्होंने मैं जंग अखबार के बाहर बैग नंबर 1 चलिया वेखे आप लेकिन अल्लाह ने करम किया और उन्होंने बहुत मेहनत की और हक हलाल से कमाया। जी काजी साहब, हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स के उस्ताद हैं, हम आपसे जस्ट रिपोर्ट, मैंने आपने भी जर्नलिज्म की बात की, तो मैंने आपका जो स्क्रीन टाइम था, रीडिंग टाइम था, दैट इज़ 7 आवर पर डे, 7 घंटे। तो अभी भी आपने जर्नलिज्म के अंदर वो बात नहीं बताई वैसे कि यार 7 घंटे पढ़ना भी पैंदा अखबार। नहीं, एक और बात है, हैबिट देखो ना। एक तो मैं, आप जानते हैं कि मैं एक सिंगल ज़िंदगी गुजारता हूँ, ये मेरा चस्का भी है, ये एक आदत। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल, देखिए जर्नलिस्ट इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। यू नीड टू नो अ बिट अबाउट थिंग्स बिकॉज यू इंटरव्यू यू नो एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स, तो थोड़ा सी आपको तमीज़ तो होनी चाहिए ना। मैं उस हद तक, मैं आई डोंट क्लेम टू बी अ स्कॉलर। कैसे अगर किसी मेरे जैसे किसी ने ना समझने भी ट्राई करनी हो जर्नलिज्म में आने की, तो क्या ज़रूरी है डिग्री होना चाहिए? देखिए यार, डिग्री शिग्री तो होनी चाहिए किसी किस्म की भी, मगर ये अब आसान पेशा नहीं रहा। ओके, अब इसमें बहुत कम लोग हैं जो मेरिट पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसमें इतनी दरअंदाजी हो गई है, और मैं अब आपको बात बता ही देता हूँ। सियासत जहाँ बड़े मालियाती मफादात के हामिल ग्रोहों का टकराव बन गया है, गौर से सुनिएगा, बड़े मालियाती मफादात के हामिल ग्रोहों का टकराव सियासत है। उसी सियासत में सहाफत भी पोल्यूट हो गई है। ओके, हैं जी, ए मैनू टीवी नौकरी ला दो, ए मेरी उत्थे करा दो, ठीक होगी। तो इसमें अपनी इज्जत और दामन बचा के जिंदा रहना बड़ा मुश्किल। यानी कि सियासी पार्टियां जब किसी को टीवी में लगवाएंगी तो लाज़मी बात है फिर मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरे ज़हन में नहीं है, मगर ये है कि अब जो है कि वो बिला वजह ही, अब तो खैर वो मैं नहीं समझता। राइट नाउ आई विल नॉट लाइक माई सन टू गो एंड जॉइन दिस प्रोफेशन। चलें कैसा, फिर मैं आपसे दुखती रख पे हाथ रखता हूँ आपकी कि अभी एक वीडियो हमने देखी, जिस वीडियो में एक बंदा खाना खा रहा है किसी शादी पे, और बेचारा गरीब तबके का, तबकाती बात की आपने, लेकिन लोग उसको ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं यार एक आज़ाने वाला और खाना है, तो मैंने झूठा तो कर ही दिया। तो काजी साहब, इस मुल्क के अंदर, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हमारा आइन भी बना, इस आइन में एक वेज का कॉन्सेप्ट भी है, कम से कम उजरत 1 तोला सोना हमने भी सुना था, लेकिन फिर मिनिमम वेज कहते हैं 37,000 रुपये, 38,000 रुपये, जो कि मिलती ही नहीं है। लेकिन अगर काजी साहब मिल जाए 38,000 रुपये आप लाहौर जैसे शहर के अंदर, तो आपको लगता है गुजर बसर हो सकता है? मैं इससे आगे की बात करता हूँ। जिस वो आदमी के मुंह से नवाला छीना गया, पता है वो आदमी क्या करता है? UNDP की रिपोर्ट कोट कर रहा हूँ मैं, कोई बात ऐसी नहीं कहूँगा कि जी मैं रोज़नामा पहिया च पढ़ी हुए, अथेंटिक आपको सोर्स। पाकिस्तान की अवाम इस इशराफिया को पालने के लिए मिनिमम, ये मैं कम बता रहा हूँ, $18 बिलियन देती है। हम लोग
आप लोग ये जो 18% टैक्स होता है, ये पानी की बोतल मंगवाई 18% इस पे दिया, ये बोतल मंगवाई 18% दिया, अभी खाना जहाँ से मंगवाया 18%, आपके मेरे टैक्सेस से इन सब की तनख्वाहें जाती हैं। एक मुझे मिनिस्टर साहब कहने लगे, अब देखें जी नौकरियां देना तो हमारा काम नहीं है, ये तो पब्लिक। मैं कहा अच्छा, ये जो हमने आपको नौकरी दे रखी है वजारत की, आपकी गाड़ी का पेट्रोल हम डलवाते हैं, आपके बच्चे की फीस हमारे पैसों से जा रही है, आप बिजली फ्री इस्तेमाल करते हैं, तो ये वो जिसके मुंह से नवाला छीना था उसने, ये उसकी पैदा करदा दौलत है जिस पे ये 28 गिरे जो हैं वो मौज करते हैं और इस तरह के बेहुदा वाकयात सामने आते हैं। पर्सपेक्टिव बदल करो। कौन सी 38,000 वेज यार, हमें लिविंग वेज चाहिए। आइन ने पाकिस्तान में जो हमारे जो हकूक लिखे हुए हैं, आर्टिकल 38 है, 3 है, 25A है, उसके तहत हमें राइट दो, हम बेकारी नहीं है। जिस तरह मोदी ने 80 करोड़ लोगों को इंडिया में बेकारी बना के तो खुद को डेमी गॉड समझते। तो मैं ये देखें, ये सारा निज़ाम उल्टा है, इसको सीधा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इनको पाल रही है, जो सब्सिडीज़ हैं, जो सब्सिडीज़ देते हैं हम। एक आपके बड़े ऑफिसर को मैं नाम नहीं लेता, कितने गले ना पै जान, एक प्लाट जिसकी कीमत, मेरे एक अजीज़ थे, बहुत बड़े अफसर थे, उन्होंने कहा यार वो पता नहीं उस वक्त तो खैर 5 करोड़ का, पुरानी बात है, तो उनको 38 लाख रुपए देने पड़े, अब 25 करोड़ का होगा प्लाट। मतलब है मैं कोई अड्डा अवतार नहीं है ना, मैं खुदा न खास्ता बड़ा आम आदमी हूँ। मैंने तो प्रेस क्लब का भी नहीं लिया जो मेरा बनता था हाउसिंग सोसाइटी का, कि भाई जिस दिन इस मुल्क के हर आदमी को प्लाट मिलेगा उस दिन हम भी ले लेंगे। कितनी बेगैरती और बेशर्मी है। मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन्होंने लिया, आपने ठीक लिया भाई, ये मेरी राय है, ये मेरे तक है, मेरे साफी दोस्त मुझसे भी नाराज़ ना हो। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी शराफिया को हम पालते हैं। एक ठेका मिला, मेरे ज़ाती इल्म में, मैं ऐसे कहता हूँ ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियत। सारा शहर पुट्टे है, कादे लई वो इसलिए पुट्टा हुआ है कि ये रिपेयर के नाम पे जो पैसा खर्च होता है इसका ऑडिट नहीं होता, इसका PC1 नहीं बनता। जस्ट यू हैव टू डोल आउट द मनी। एक हुकूमत जाती है पंजाब में, सारी सड़कें पुटियां जानियां और फिर अजय बननियां नहीं तो फिर अगली फिर पुटियां जानियां। तो ये ना करें, और ये अब इस मुल्क सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, और ये लानत है किसी के मुंह पे कि किसी के मुल्क में एक आदमी किसी गेट क्रैश करके जाता है और हमें इतनी भी हमें नहीं है डिग्निटी की यार उसको रोटी खिला दें। जी, तो काजी साहब, मैं इस बात के अंदर से जो सबसे बड़ा क्रक्स निकला ना, जो मेरे दिल को लगा कि यार हमें इंडिया मत बनाएं, हमें वो 80 करोड़ लोग नहीं बनना जिनको स्टेट राशन देगी तो उनकी जिंदगी राइट्स दें, हमें राइट्स, हमारे हकूक में दे, हम खुद बना लेंगे। हमने क्यों मुझे कोई खराब दे। अभी पेंशन बंद करने लगे हैं कि 60 साल यानी 40-50 साल एक आदमी ने आपको ज़िंदगी दी, आपकी रियासत को, और अब उसे निकाल लेंगे। इधर एक ठेके में 35 मतलब करोड़ जो इधर हो जाता है। मैं एक दिन एक अपने ब्यूरोक्रेट के साथ एक बहुत बड़े ठेकेदार से मिला, मैं नाम नहीं लेता उनका, तो वो सरकारी ठेकेदार थे। बात में अब वो चूँकि बैठे थे, मैं कहा यार एक बात तो बताएं, ये जो पैसे ठेके के रिलीज़ होते हैं, मैं ये हल्फन आपको बात बता, ठीक है, इसमें यार कितने पैसे ऊपर देने पड़ते हैं, तो कितने मिलते हैं आपको। मैं असल में इस स्टोरी पे काम कर रहा था कि जो पैसे रिलीज़ होते हैं उनका कितना % उस मनसूबे में ट्रांसलेट होता है, ये मैं काम कर रहा। उन्होंने कहा यार बस ज़्यादा नहीं 20-30% देने पड़ते हैं। मैं कहा अगर आप 20-30% उधर देने पड़ते हैं आपके मुताबिक, तो फिर 20-30% फिर आप भी तो रखेंगे ना, नीचे फिर 20-30% ही लगेगा। सो लेट्स डू अ रिसर्च ऑन दैट। कोई इंडिपेंडेंट कि 100 रुपया जो रियासत का रिलीज होता है, आपका मेरा PSTP का पब्लिक जो डेवलपमेंट फंड का, पता तो करें वो जो निकलता है उसका लगता कितना है। हर टूटी हुई सड़क हमें बताती है नहीं लगता है, हर एक बारिश में बह जाने वाली सड़क हमें बताती है हमारे पैसे लूटे गए हैं। काजी साहब, 2 सवाल है मेरे। जेफरी एप्स्टीन केस था जिसके ऊपर इलॉन की बेटा बना हुआ था डोनाल्ड ट्रंप साहब का, लड़ाई भी चली काफ़ी ज़्यादा। ये क्या है, बच्चे शच्चे वो हुआ ये कि जब लड़ाई हुई एलन मस्क की और ट्रंप की, पहले मैं ये आप बता दूं कि ट्रंप एंड एलन मस्क आर नॉट इंडिपेंडेंट एजेंट्स। जो मैंने कहा था ना कि वो जो सेंट्रल बैंकर्स क्राइम सिंडिकेट है पीछे बैठा हुआ, ये सब बालके होते हैं उनके। आपको याद है एक केस क्लिंटन के खिलाफ हुआ था, क्या था वो लड़की मोनिका लेविंस्की, जी ऐसे नाम था उसका जी। जरा जो बंदा इधर उधर हिलता है ना तो न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आ जाती है, अच्छा जूसी सी कि मेरे बच्चे तेरा सारा सामान हमारे पास है,
हैं, फाइल बनी है तेरी। अच्छा, अब ये हुआ कि जब एलन मस्क ने वो अब एप्स्टीन वाली बात की, वहाँ पर तो वैसे मलका का यानी ये भी था ना शहजादा, ये भी बताया गया ना, नहीं चार्ल्स का छोटा भाई। अच्छा, वो फिर मेरा ख्याल है, मेरा ये मेरी खबर नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि अगले दिन जो माफ़ी मांगी एलन मस्क ने, उसे पीछे से बाबू ने कहा, ओए बस, नॉट मोर देन दैट, तो उसे अगले दिन सॉरी की कि मुझे इतना आगे नहीं जाना चाहिए था। वैसे बात यह है कि हर जगह ये एप्स्टीन होता है, ये रूलिंग क्लास। एक मैं पता नहीं, ये काट दीजिएगा बात अगर मैं बुरी करूँ, मेरे एक बड़े मौलाना कह रहा हूँ, जनरल नसीरुल्लाह बाबर से मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो बड़ा शोर आफाक है, किसी दिन उस पर अलग भी लाभ करेंगे। तो मुझे कहते हैं, अरे तुम तो एक बोतल और एक रात की याशी की मारो, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता जो उन्होंने बोतल के साथ लगाया था कि ये तुम्हारी औकात है। तो यहाँ यही याशी का तस्वर है, लो कल्चरल लेवल है इस रूलिंग एलीट का, इसे पता ही नहीं ये कायनात कितनी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने इसमें क्या कर डाल रखा है। बस 2-3 गल्ला ने पैसे इकट्ठे कर लो, तो मतलब ये इस तरह से लो। लेकिन काजी साहब, वो केस स्पेसिफिकली था क्या ऑडियंस के लिए, अगर आप बताएं? वो ये था कि अंडर एज लड़कियों को जो है वो एक उसने बनाया हुआ था। एक तो वो फिल्म में उसके ऊपर इल्ज़ामात थे कि वो एक्सप्लॉइट करता था, जिसे कास्टिंग काउच कहते हैं जी, वो उस पर, और बहुत सी औरतें बाहर आ गई थी। एक तहरीक चली थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, नॉट मी या पता नहीं मी टू। तो उस पता चला कि ये तो हर लड़की को एक्सप्लॉइट करता था। फिर उसके साथ उसने ये तमाम बड़ी बड़ी इशराफिया के लोगों के लिए एक तयशकदा बना रखा था, जहाँ पे अंडर एज लड़कियाँ, अमेरिका में अंडर एज लड़की के साथ किसी किस्म का ताल्लुक़ बनाना गालबन 15-16 साल कैद है उसकी। अगर आपकी उम्र माइनर के साथ, आप 18, आप माइनर 16-17 भी माइनर है वहाँ पे। जी। ये सारे वहाँ जाते थे, उनको ऐसी उशी कराता था, वो बात सामने निकल आई, वो अंदर हो गया, फिर अंदर पुरस्कार तरीके से उसकी खुदकुशी हुई या उसका मुंह बंद किया गया कि भाई उसके दिल में इन नेकोकार और परहेजगार मुहज़्ज़ब बड़े लोगों के न जाने कितने राज हों, तो वो उसको फारग कर दिया गया। ठीक है कैसा, आखिरी ज़रा मुश्किल क्वेश्चन है मेरा, कैसा वो हमने सुना था डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी होती है, मेरा अपना थीसिस है, क्या डेमोक्रेसी का नाम सिविल डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए? मैंने अगले दिन एक टीवी प्रोग्राम में बात की थी, मैं कहा छोड़ दो अब बहुत हो, डिक्टेटरशिप, मार्शल लॉ और जमहूरियत सकी बहनें, कभी जबर और माशी जबर, रियासती जबर जमहूरियत का लिबास पहन के आ जाता है। जब लोग तंग हो जाते हैं तो बड़ा गलत आदमी है, असी खुद बना के कर दें। पिछला पीरियड ये था कि अमेरिका की पॉलिसी थी कि दुनिया को डिक्टेटरों के जरिए कंट्रोल करता था, पिनोशे हो गया, ज़िया उल हक हो गया और बेशुमार थे, वो एक तो अंदर भी है ना, वो क्या नाम है उसका, आ जाएगा याद भी। फिर उन्होंने कहा यार ये बदतमीजी शुरू कर दी इन्होंने। ज़िया उल हक ने कहा कि जी मैं तो काबुल की जामिया मस्जिद में नमाज़ पढ़ूंगा। फिर उनका त्यारा यानी ये एजाज़ उल हक साहब ने मुझे खुद कहा था कि मैंने कहा किसने मारा उसका, जी अमेरिकन ने मारा, उन्होंने कहा था। और फिर कहा, उन्होंने ये भी मुझे बताया था उस इंटरव्यू में, मैंने चैनल 5 में था तब, कि वो मुझे बाकायदा उनको कहा गया, धमकी दी गई कि बस बात ना करना ज़्यादा। फिर इन्होंने कहा कि यार ये तो बदतमीजी शुरू कर दी इन्होंने, एक लूज सी करप्ट से बंदे इकट्ठे कर लो, जमहूरियत दिन नात है तो जो मर्जी कराई जाओ, और इनके जितने यहाँ ज़राए पैदावार है उनसे खिलवाड़ करो, बलोचिस्तान हो, कोई हो, ये हो। तो ये अब फिर बदल रहा है काम, अब फिर दुनिया ऑटोक्रेसी की तरफ जा रही है। ठीक है, अब फिर वो जो है ना, वो कहते हैं यार नहीं ये जमहूरियत हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ह्यूमन राइट्स का क्या ड्रामा होता है भाई, बंद करो। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ट्रंप ने 2 इदारे खोल दिए हैं, एक इदारा हर बंदे पे स्पाइंग कर रहा है, एवरी सिटीजन, और एक इदारा वो बनाया कि यार ये जो 25 मिलियन लोगों ने पासपोर्ट हमसे ले रखा है, इनको चेक करो और इनका पासपोर्ट वापस लो। अभी आज वार्निंग आई है, अभी मैं खबर देख रहा था, आज वार्निंग आई है कि जो यहाँ से लोग ग्रीन कार्ड वाले और पासपोर्ट वाले वापस सफ़र कर रहे हैं, ज़रा ध्यान से जाएँ, एयरपोर्ट से उनका पासपोर्ट या ग्रीन कार्ड लेके उनको वापस भी भेजा जा सकता है। अच्छा। ये हो गया है, एक क्या जन्नत थी दुनिया की, अमेरिकन ड्रीम हैज़ बिकम अमेरिकन नाइटमेयर। अरे कैसा इख्तिताम करते हैं फिर, तो कैसा वर्ल्ड ऑर्डर किसका? ये वर्ल्ड डिसऑर्डर, अब हम एक वर्ल्ड डिसऑर्डर में हैं, इस डिसऑर्डर में से एक नया ऑर्डर बनाने की कोशिश करी आलमी इशराफिया, वो बन पाएगा? मुझे लगता है कि बिल्कुल बैलेंस है। मुझे बहुत सी तहरीकें यूरोप और जदीद दुनिया के हार्ट में फूटती नज़र आती हैं अगले आने वाले महीनों में या साल में। नहीं, मैं सिर्फ इस बात पे कह रहा हूँ कि आपने कहा एलोन को भी किसी ने कहा है बंदे दा पुत्र बन जा, तो उसने फिर ट्रंप से माफ़ी मांगी अगले दिन। वो कौन लोग हैं?
जो वर्ल्ड ऑर्डर चला रहे हैं। ये इसे कहते फेसलेस नॉन इलेक्टेड सेंट्रल बैंकर्स हैं। ये दुनिया के मालिक होते हैं। ये वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन में बैठते हैं। ये असले की जो इजारादारियाँ हैं इनकी हैं। फूड की इजारादारियों के ये मालिक होते हैं। उसके बाद ये तेल की इजारादारियों के मालिक हैं। ये असल मालिक हैं दुनिया के। अब उन्होंने डेमोक्रेसी का लगाया हुआ है, यानी ये जूते चटकते हैं बाकायदा। जिन्होंने कांग्रेस और सेनेट के टिकट लेने होते हैं ना, ये इनसे जो, क्योंकि इनके पास फाइनेंस है। यानी अमेरिका में मैंने आखिरी फिगर पढ़ी थी, ऊपर नीचे हो सकती है, जो फाइनेंस इलेक्शन फंडिंग है 60% या 70% के दरमियान सरमायादार देते हैं। बाकी 20-30% ये नीचे जो 10-20, तो भाई जो 60-70% देते हैं सेनेट और कांग्रेस, वही काम करेगी ना जो वो चाहेंगे। बिल्कुल ठीक जाएंगे। लेकिन भाई साहब, अगले प्रोग्राम में कुछ सवाल अभी फूट रहे थे मेरे अंदर से, जिस तरह ये अब तो चलता रहेगा ये जिस तरह क्राइम एक इंडस्ट्री है, वॉर एक इंडस्ट्री है, तो वो आपसे मैं कुछ आखिर में एक बात करता हूँ। लेनिन को एक बंदे ने कहा कि वॉर इज टेरेबल, कहना यस इट इज टेरेबल बट टेरेबली प्रॉफिटेबल। इसी पे बंद कर देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपके जितने भी क्वेश्चंस हो ज़रूर शेयर कीजिएगा काई साहब के लिए। अल्लाह हाफिज़।